हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आप तैयारी में ही जुटे होंगे। आप लोगों को पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपको सारे पैट के एमसीक्यूज करवाऊंगी। तो ये हिस्ट्री का एक जो है ना पहला 1 to 100 क्वेश्चन आपके मैंने अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए। आज हमारे 101 से 200 तक हम जाएंगे। 100 क्वेश्चन ये पूरे कंप्लीट करेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है ना वो आपके सिलेबस से बिल्कुल, सिलेबस के टॉपिक से बिल्कुल एकदम मैच्ड है। P/Q बिल्कुल मैंने देख के उसी तरह के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आप इनको श्योरिटी से अच्छे से कर लेंगे ना। तो मेरा मानना है अगर आप इनको सच में अच्छे से कर लेंगे ना, हर सब्जेक्ट चीज़ें मैं लेकर आऊँगी तो आपके मतलब अच्छा स्कोर, बहुत ही अच्छा स्कोर बन जाएगा, आपको उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, देखिए 101 का। पार्श्वनाथ ने कितने प्रमुख व्रतों पर बल दिया था? तो पार्श्वनाथ जो है ना, पार्श्वनाथ है ना, उन्होंने प्रमुख 4 व्रतों पर बल दिया था, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इनके इन 100 क्वेश्चंस में आप कितने सही करेंगे, आप कितने सही करेंगे वो मुझे कमेंट में बताना। और मैं बहुत ही फास्ट करवाने वाली हूँ क्योंकि अभी आपको बस फास्ट रिवीजन करने का ही टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जितना फास्ट कर लेंगे, आपकी अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे ना एग्जाम में, वही आपको फ़ायदा करेगा। तो मेरा फास्ट कराने का बस इतना ही मतलब होगा, मकसद होगा कि आप एग्ज़ाम में जो है ना बिल्कुल हेजिटेट ना हो, आप बहुत हड़बड़ाएं ना, एग्ज़ाम में आराम से उसको कर सकें। अगर आपकी स्पीड अभी अच्छी होगी ना तो एग्ज़ाम में आप अच्छा सा कर लेंगे। ठीक है, बस स्पीड का खेल होता है। क्वेश्चन कभी कभार क्या होता है, पता होते हैं लेकिन हमारी स्पीड नहीं होती, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अभी आपको स्पीड बढ़ानी है। ओके, महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में से कौन सा व्रत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म में अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, अनेकांतवाद का मतलब है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ किस नाम से जाने जाते हैं? वो आपके आगम के नाम से जाने जाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। जैन धर्म के अनुयायी महावीर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो जिन, उनको जिन भी कहा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए किस पर बल दिया गया है? तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए आपकी तपस्या और आत्म संयम यानी कि ए ऑप्शन। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अपरिग्रह किससे संबंधित है? तो वो आपका वस्तुओं के प्रति आसक्ति उनका त्याग। जैन धर्म में आस्तेय का अर्थ क्या है? तो आस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, यानी कि ए ऑप्शन। महावीर की मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग कितनी थी? तो उनकी आयु कितनी थी आप बताएं मुझे, 72 वर्ष। अब हम मौर्य वंश के क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि यही टॉपिक आपका बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं मंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे, बी ऑप्शन करेक्ट है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य भी इनको कहते हैं, यानी कि ए करेक्ट है। कौटिल्य का रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र है, ए करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने डिफीट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो वो आपका मेगस्थनीज आया था, यानी कि ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडिका, ए इज करेक्ट। मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, पाटलिपुत्र, बी करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना था? तो वो आपका बिंदुसार बना था, इनका पुत्र, बी इज करेक्ट। बिंदुसार के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो वो आपका अशोक बैठा था, महान अशोक। ठीक है, इनका काफ़ी इतिहास में नाम रहा है, जिन्होंने कलिंग वॉर के बाद धम्म नीति अपना ली थी। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया था? अरे मैंने पीछे बोल दिया, अभी कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और धम्म नीति का प्रचार प्रसार किया था। कलिंग युद्ध लगभग कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था, बिफोर कॉमन इरा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति पर अधिक जोर दिया था? तो धम्म नीति पर जोर दिया था, यानी कि ए ऑप्शन। अशोक ने के अभिलेखों में उसका नाम किस रूप में मिलता है? तो देवानंप्रिय प्रियदर्शी। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में इसने अधिकांश अभिलेखों को लिखा गया है ना, कि खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं लेकिन अधिकांश ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो विद्वान आपका जेम्स प्रिंसिप है, आंसर हमारा ए यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा था महेंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेंद्र के साथ श्रीलंका कौन गई थी? तो उनकी बहन और अशोक की पुत्री संघमित्रा जो है ना, ये दोनों भाई बहन गए थे। अशोक के स्तंभों पर सामान्यतः किस पशु की आकृतियां मिलती हैं? तो वो आपको सिंह की आकृति मिलेंगी, यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस से लिया गया है? तो वो हमने लिया है सारनाथ के सिंह स्तंभ शीर्ष से लिया है। ठीक है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो वो आपकी कितनी तीलियां मुझे बताएं क्वेश्चन। तो इसमें आपकी 24 नहीं 32 नहीं भाई, कितनी हो जाएंगी? तो वो आपकी हो जाएंगी 24 तीलियां हैं। ठीक है। सांची का प्रसिद्ध स्तूप किससे संबंधित है? सांची का प्रसिद्ध स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ए करेक्ट है। मौर्य प्रशासन में धम्म महामात्र किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्र आपका अशोक ने ही नियुक्त किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था, ए ऑप्शन करेक्ट है। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की ओर रुख किया था? बौद्ध धर्म की ओर में उन्होंने अपना ही लिया था इसको। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय किस स्थान से जुड़ा है? चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय जो जुड़ा है वो आपका श्रवणबेलगोला से जुड़ा हुआ है, यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा। मौर्य कालीन कला का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो प्रसिद्ध कालीन जो उदाहरण है वो आपका अशोक स्तंभ जो है ना, सबसे ज़्यादा इनकी कला में याद किया जाता है, प्रमुख भी है। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था? तो भूमि करने की, वो भूमि से टैक्स वसूला करते थे। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धम्म का मुख्य उद्देश्य था कि नैतिक जीवन अपना और सामाजिक सद्भावना बनाए रखो। गुप्त वंश, हाँ बिल्कुल यही टॉपिक आपके देख लेना, आप खुद ही टॉपिक देखना क्या आपके सिलेबस में है या नहीं है, मैंने उसी पर क्वेश्चन फ्रेम कर दिए। गुप्त वंश का प्रारंभिक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का प्रारंभिक संस्थापक श्री गुप्त है, माना क्या जाता है, ये है ही। ओके। गुप्त वंश का वास्तविक विस्तार किस शासक के समय में हुआ? वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया हुआ था? तो उन्होंने जो उपाधि धारण की थी उसको कहते थे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? तो इनका विवाह कुमार देवी से हुआ था, ए करेक्ट है। कुमार देवी किस गणराज्य या फिर वंश से संबंधित थी? तो वो आपके लिच्छवी वंश से संबंधित थी। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त पुत्र जो था ना वो चंद्रगुप्त प्रथम का था। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना आपकी किसने की थी बताया मुझे? तो हरिसेन ने की थी। यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है। समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने भारत का नेपोलियन कहा था? तो उन्होंने बी ए स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त किस कला में भी निपुण था? तो वो कला में निपुण था वीणा वादन, यानी वीणा अच्छा बजाता था, उस कला में भी वो एकदम एक्सपर्ट था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के क्या दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं उसकी संगीत रुचि को, कि उसको कितना इंटरेस्ट था। ओके। समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक बना? तो कौन बना था? वो आपका चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी कि द्वितीय, बी ए ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? क्या इसकी उपाधि थी? विक्रमादित्य, ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति को पराजित किया था? वो आपका शकों को इसने पराजित किया था। ये विदेशी शक्ति था शक, कुषाण, पहलव, है ना, ये सब। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो कौन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? वो आपका आया था फाहियान, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फाहियान भारत किसके शासनकाल में भारत आया था? अभी तो मैंने पीछे बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं किसी भी तरह से, कान इधर से पकड़ो या फिर उधर से, क्वेश्चन तो बनना है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कहते हैं हम स्वर्ण युग। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में किस भाषा का विशेष विकास हुआ? तो किस भाषा का विकास हुआ? वो आपकी संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। ठीक है। कालिदास किस काल से संबंधित है? तो वो आपके गुप्त काल से ही संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो वो आपके कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर कालिदास, ए ऑप्शन करेक्ट है।
आर्यभट्टीय के लेखक कौन है? आर्यभट्टी के लेखक आपके आर्यभट्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट का संबंध किस विषय से है? तो आर्यभट्ट का संबंध आपका गणित और खगोल विज्ञान से है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। गुप्त काल में किस धातु की उत्कृष्ट मूर्ति कला का उदाहरण मिलता है? तो किस धातु की उत्कृष्ट मतलब कला, बहुत ही अच्छी कला है, तो कांसा। कांसा यहाँ पर बहुत अच्छा खासा यूज़ हुआ था। यहाँ पर एक्टिविटीज़ इसकी मिलती हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ किस काल की उन्नत धातु कर्म तकनीक का उदाहरण है? तो वो गुप्त काल का ही ये माना जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार में ये रखा हुआ है। गुप्तकालीन सिक्कों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग हुआ? तो सबसे ज़्यादा सोने का यूज़ हुआ, यानी कि सोना ए करेक्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में किस गुप्त शासक का योगदान माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है वो कुमारगुप्त प्रथम ने दिया है, ए करेक्ट है। हुनों के आक्रमण का सामना करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो आपका कौन था? स्कंदगुप्त, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिए जाते थे? भूमि अनुदान किसे दिए जाते थे? तो वो आपको किसको देते थे? ये लोग ये है ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे। गुप्त प्रशासन में प्रांत को सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे ये लोग? भुक्ति कहा करते थे। भुक्ति ग्राम विषय या फिर जन नहीं बल्कि भुक्ति कहते थे। गुप्त काल में विषय किस प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था? तो जिला, एक जैसे कि आज जिला होता है तो उस टाइम ये विषय उसको कहा करते थे। अब हर्षवर्धन भी आपका सिलेबस में टॉपिक है। क्वेश्चन है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन आपके पुष्यभूति या फिर कहें वर्धन वंश से संबंधित थे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? तो क्या थी इनकी राजधानी? थानेश्वर थी, इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने कहाँ पर की थी? तो कन्नौज में की थी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर बर्मन, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? तो उनके भाई का नाम राज्यवर्धन था, यानी कि ए ऑप्शन। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था, यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो हुएन सांग थे, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हुएन सांग ने हर्ष के बारे में किस ग्रंथ में वर्णन किया हुआ है? तो उन्होंने सीयू की जो एक ग्रंथ था उन्होंने उसमें हर्ष का जिक्र किया हुआ है। हर्षवर्धन ने कौन से ग्रंथ लिखे माने जाते हैं? हर्षवर्धन के कौन से ग्रंथ लिखे माने जाते हैं? तो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक आपके बाणभट्ट हो जाएंगे, जिसमें हर्ष के बारे में लिखा हुआ। हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हर्ष प्रत्येक कितने वर्षों में प्रयाग में धार्मिक सभा आयोजित करता था? तो वो प्रत्येक 5 वर्षों में कहाँ पर? प्रयाग में धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में किस शासक ने रोका था? तो उसको रोकने वाला पुलकेशिन द्वितीय था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का संघर्ष किस नदी के आसपास हुआ था? नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का क्या हुआ? तो उसके साम्राज्य का जो है ना वो साम्राज्य था वो एकदम कमजोर होकर बिखर गया था, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए राजपूत काल से, जो कि 186 से 200 कॉमन एरा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी आपके सिलेबस में टॉपिक रखा था। राजपूतों के इतिहास का प्रमुख काल लगभग किस अवधि से संबंधित है? तो किस अवधि से संबंधित है? तो वहाँ पर आपका ये 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इनका कार्यकाल माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो वो आपके मिहिर भोज थे, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। मिहिर भोज की प्रसिद्ध
उपाधि क्या थी? तो मिहिर भोज को जो उपाधि मिली थी बहुत ही प्रसिद्ध थी, वो आदि वराह थी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जो कि बंगाल साइड में ये लोग मतलब थे, वहाँ पर थे। पाल शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? तो ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट कूट वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो कौन था? वो आपका अमोघ वर्ष हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण किसने करवाया था? तो वो आपके कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ए ऑप्शन करेक्ट है। चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वहाँ पर आपका पृथ्वीराज चौहान थे, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तराइन का वॉर इनके साथ ही हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो इनकी अजमेर, राजस्थान में राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला तराइन युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1191 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। 1151 में पहला तराइन वॉर। प्रथम तराइन युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो किसकी विजय हुई थी आप मुझे बताएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। द्वितीय तराइन युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय तराइन युद्ध आपका हुआ था 1192 में, और फाइनली इसमें ये हार गए थे। द्वितीय तराइन युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो किसकी विजय हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी राष्ट्रों की रचयिता किसे माना जाता है? तो वो आपके चंद्रवरदाई हैं। और ये सेकेंड लास्ट था, आज का लास्ट क्वेश्चन है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था, ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये रहे आज के पूरे 100 क्वेश्चन, और हो गए हैं 200। इससे पहले मैं 100 करवा चुकी हूँ, और आज 100 करवाने 200 हो गए हैं। मैं आपको बता दूँ, मैंने आपके लिए एक शॉर्ट 8-10 मिनट का वीडियो डाला है, यानी कि मैंने लिखा था उसमें सिलेबस के आधार पर मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाइज। तो मैंने उसको बताया हुआ आपको सिलेबस दिखाकर कि मैं किस सब्जेक्ट पर कितने क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी। मैंने बताया था आपको कि मैं हिस्ट्री के लिए 500 क्वेश्चन लेकर आऊँगी, फिर मैं ज्योग्राफी के लिए, मैंने इकॉनमी के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने सिलेबस में दिखाकर आपको बताया था कि मैं किस सब्जेक्ट के लिए कितने क्वेश्चन लेकर आऊँगी, और इतने सफिशिएंट हैं या नहीं है, क्या और लाना चाहिए। तो वो मैंने आप लोगों से पूछा था, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कोई मुझे रिप्लाई नहीं दिया है। तो प्लीज़ एक बार मैं फिर कह रही हूँ कि आप लोग वो एक बार वीडियो सिर्फ 8 मिनट का है, क्या करें, आपको अगर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं तो उसको आप 2x पर लगा लीजिए, ठीक है। 2x पर मतलब वही आपको 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगी ना। तो 2x पर लगाकर देख लीजिए कि मैंने उसमें क्या बताया हुआ है, और आप मुझे सजेशन उसके ही कमेंट्स में बता देना कि आप लोग क्या, मतलब क्या आप लोगों का सजेशन है, क्या वो सही है, और उस हिसाब से ही मैं लेकर आऊँ, क्योंकि मैं तो उस हिसाब से ही लेकर आऊँगी। लेकिन आप लोग को सजेशन देना चाहें तो मैं वो भी इंक्लूड कर लूँगी उसमें, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। उस वीडियो को अच्छे सिलेबस के आधार पर जो मैंने बताया है कि मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी, उसको आप एक बार देख जरूर लेना, और कैसे कैसे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी वो भी आप समझ जाएंगे कि मैं सब्जेक्ट वाइज कैसे करवाऊँगी और किन किन टॉपिक्स पर करवाऊँगी। क्या सच में मैं मतलब सिलेबस के हिसाब से करवा रही हूँ? आप लोगों को ये भी तो भरोसा होना चाहिए ना मुझ पर। तो जब तक वो देखेंगे नहीं तो भरोसा कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही करवा रही हूँ, आप वो देखें, फिर देखें कि मैं वैसे ही करवा रही हूँ, तो बिल्कुल मैं वैसे ही करवा रही हूँ, आपको भरोसा हो जाएगा। बाकी थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आपका स्कोर अच्छा जाएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं करवा रही हूँ ना। आप निश्चिंत हो जाइए।